तो बेटा अपना परवलय पूरा हो गया। अब अपन नया चैप्टर शुरू करते हैं। नया चैप्टर कौन सा? दीर्घवृत्त, एलिप्स। ठीक है, नए चैप्टर से शुरुआत करते हैं, एलिप्स से। दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त, सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं इसकी कि दीर्घवृत्त होता क्या है। ठीक है, डेफिनेशन, परिभाषा। एक स्थिर बिंदु S, एक गतिशील बिंदु H, K और एक स्थिर रेखा, फिक्स्ड लाइन, उससे यह दूरी PM और यह दूरी PS। तो जब हमने शांकव पढ़ा था तो शांकव की परिभाषा क्या पढ़ी थी कि किसी गतिशील बिंदु की एक स्थिर बिंदु से दूरी और एक स्थिर रेखा से दूरी का अनुपात अचर रहता है तो बिंदु का बिंदुपथ एक शांकव कहलाता है ना, याद है? तो अब क्या होगा, यह PS स्थिर बिंदु से दूरी और PM स्थिर रेखा से दूरी E के बराबर होती है, अचर होती है। और ये E क्या होगा? 1 से छोटा, तो आपके पास क्या बन रहा होगा? दीर्घवृत्त बन रहा होगा। तो एक गतिशील बिंदु इस प्रकार गति करता हो कि उसकी स्थिर बिंदु से दूरी और स्थिर रेखा से दूरी का अनुपात 1 से कम हो, तो जो शांकव बनेगा वो एक दीर्घवृत्त बन जाएगा। इसी की एक दूसरी परिभाषा भी होती है, सेकंड डेफिनेशन दीर्घवृत्त के लिए। दो फिक्स्ड पॉइंट मान लीजिए A और B, दो स्थिर बिंदु। इन दोनों स्थिर बिंदुओं के मध्य कुछ फिक्स्ड दूरी है और एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी A से दूरी और B से दूरी का योग सदैव अचर रहे। PA प्लस PB इज इक्वल टू क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। एक बिंदु इस प्रकार गति करता हो कि उसकी दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योग सदैव अचर रहे, तो बिंदु P का बिंदुपथ जो पथ बनाएगा वह एक दीर्घवृत्त बनेगा। बिंदु P इस प्रकार गति करता हो कि उसकी दो स्थिर बिंदुओं बिंदु P इस प्रकार गति करता हो कि उसकी दो स्थिर बिंदुओं A एंड B से दूरियों का योग सदैव अचर रहे। सदैव कैसा रहे? अचर रहे, कांस्टेंट रहे। तो P का बिंदुपथ एक दीर्घवृत्त होगा। ये हमारे पास इसकी सेकंड डेफिनेशन आ गई। तो एक तो शांकव की परिभाषा कि PS अपॉन PM क्या होना चाहिए? E से E के बराबर होना चाहिए और वो E की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से छोटी होनी चाहिए। तो PS अपॉन PM अगर 1 से छोटा होगा तो दीर्घवृत्त बनेगा। दूसरी परिभाषा, बिंदु इस प्रकार गति करता हो कि उसकी दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योग सदैव अचर रहे, तो भी हम कहेंगे कि बिंदु P का बिंदुपथ एक दीर्घवृत्त बनेगा। और ये जो अचर होता है ना, ये क्या होता है? इस AB दूरी से छोटा होता है। अचर जो होगा वो AB दूरी से छोटा होगा। वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, आगे आएगा। अभी तो सिर्फ परिभाषा की बात करें तो दो परिभाषाएं इसमें होती हैं। ये दो डेफिनेशन है, ठीक है। अब दीर्घवृत्त कौन कौन से होते हैं उसकी बात करें। कौन कौन से दीर्घवृत्त हमें पढ़ने हैं? दो प्रकार के दीर्घवृत्त हमें पढ़ने हैं, एक मानक, एक संयुग्मी। टू टाइप्स ऑफ एलिप्स। पहला स्टैंडर्ड एलिप्स, मानक दीर्घवृत्त। स्टैंडर्ड एलिप्स कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का होगा, जिसके लिए एक्स अक्ष वाई अक्ष इस प्रकार से होंगे। यह एक दीर्घ अक्ष कहलाएगा, यह एक लघु अक्ष कहलाएगा, यह इसका केंद्र होगा। इसकी नियताएं यहाँ पर होती हैं।
दो नियताएं होती हैं, यह केंद्र होता है, दो नाभियां होती हैं एस एस डैश, दो शीर्ष होते हैं ए ए डैश। इस प्रकार से और डिटेल में अपन फिर बाद में बनाएंगे। जो मानक दीर्घवृत्त होगा उसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। शर्त होती है कि ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। मानक दीर्घवृत्त वो होगा जिसमें ए का मान बी से बड़ा होगा। जैसे उदाहरण के लिए लिखें अपन एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1। और उदाहरण ले एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1। ए का मान 4, बी का मान 3, ए का मान 5, बी का मान 4। तो ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। तो वो कौन सा बनता है? मानक बनता है। इस प्रकार से क्षैतिज रूप में बनता है। सेकंड होता है कॉन्जुगेट एलिप्स, संयुग्मी। संयुग्मी दीर्घवृत्त, ठीक है। इस संयुग्मी दीर्घवृत्त को इस प्रकार से बनाया जाता है। ये वाई अक्ष के अनुदिश बनेगा, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल वाई अक्ष के अनुदिश बनेगा। दो नियताएं इसमें भी होंगी, जी बिल्कुल इस प्रकार से। दो नाभियां इसमें भी होंगी, केंद्र शीर्ष। और डिटेल में अपन फिर अभी बनाएंगे, एक एक करके सबको बनाएंगे, सबके फॉर्मूले भी लिखेंगे। इसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब शर्त होती है कि ए का मान बी से छोटा होना चाहिए। तो मतलब समीकरण दोनों के एक जैसे हैं, समीकरण दोनों के एक जैसे हैं। शर्त इतनी है कि अगर ए बी से बड़ा होगा तो मानक बनेगा, और अगर ए बी से छोटा होगा तो संयुग्मी वाला बन जाएगा। उदाहरण के लिए एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1। और उदाहरण लिखें एक्स स्क्वायर बटे 3 प्लस वाई स्क्वायर बटे 4 बराबर 1। ए का मान बी से छोटा तो संयुग्मी बनेगा, ए का मान बी से बड़ा तो मानक वाला बनेगा। स्टैंडर्ड और कॉन्जुगेट दोनों में इक्वेशन सेम है, सिर्फ ए और बी को देख के पता चलता है कि कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा कॉन्जुगेट है। अब इनके फॉर्मूले पे आते हैं कि जो हमें यूज़ करने हैं। वो फॉर्मूले लिख लेते हैं पहले सबके लिए। मानक वाले के लिए और संयुग्मी वाले दीर्घवृत्त के लिए फॉर्मूले, केंद्र, नाभि, नियता, उनकी बात करते हैं। 1 बाय 1 लिखते हैं। सबसे पहले केंद्र, सेंटर, वो दोनों में ही 0,0 होता है। केंद्र दोनों का ही 0,0 होता है। देखिए अगर एक चित्र यहाँ बन सकता है तो मैं बना भी देता हूँ, साथ के साथ बनाते हुए चलते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये दीर्घवृत्त बन गया। इसका केंद्र C 0,0, ये केंद्र C हो गया 0,0। कौन सा वाला बना रहे हैं हम? स्टैंडर्ड वाला। ये मानक दीर्घवृत्त यहाँ बना रहे हैं हम, ठीक है। केंद्र 0,0। फिर सेकंड पॉइंट इसमें शीर्ष। तो शीर्ष इसमें दो होंगे, एक यहाँ पर होता है ए, एक यहाँ पर होता है ए डैश। ए वाला A,0 और ये वाला -A,0। तो शीर्ष कितने होंगे? 2 प्लस माइनस A,0। संयुग्मी वाले में यह बन जाएंगे 0, प्लस माइनस B। शीर्ष चेंज हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नाभि, नाभि के निर्देशांक। तो नाभि एक नहीं होगी, दो होंगी। वो इसमें होती है प्लस माइनस AE,0 और इसमें होता है 0, प्लस माइनस BE। नाभि के निर्देशांक भी लिखते हैं अपन, दूसरे रंग से लिखते हैं, दूसरे कलर की चौक से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर ये S और ये वाला S डैश, ये होता है AE,0 और ये माइनस AE,0, नाभि के निर्देशांक, ठीक है। उसके बाद बात आती है दीर्घ अक्ष की। चौथा मेजर एक्सिस,
इसको कहते हैं दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष, ये दीर्घ अक्ष वो होता है जो केंद्र और नाभि से गुजरता है। ये लाइन होती है ए डैश। तो दीर्घ अक्ष कौन सी है? इसमें एक्स अक्ष मतलब y बराबर 0, इसमें हो जाएगी x बराबर 0। फिर आएगा दीर्घ अक्ष की लंबाई। दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी है? 2a, इसमें हो जाएगी 2b। फिर आएगा लघु अक्ष, माइनर एक्सिस। लघु अक्ष ऐसा होता है जो दीर्घ अक्ष के लंबवत हो और केंद्र से गुजरता हो। तो ये बनेगा b डैश, यह बिंदु 0, b, यह बिंदु 0, -b। तो ये b डैश क्या है? लघु अक्ष। तो इसका समीकरण x बराबर 0 और इधर y बराबर 0। आते हैं फिर लघु अक्ष की लंबाई पर। लघु अक्ष की लंबाई, तो लघु अक्ष की लंबाई कितनी दिख रही है? इसमें 2b और संयुग्मी वाले में कितनी हो जाएगी? 2a, लघु अक्ष की लंबाई। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट तो यहाँ कवर हो गए। चलिए और आगे लिखते हैं। 8वां, शीर्ष पर स्पर्श रेखा। शीर्ष पर क्या लिखने वाले? स्पर्श रेखा। तो शीर्ष ये होगा, इस पर स्पर्श रेखा, ये लाइन बनेगी x इक्वल टू ए, किधर बनेगी? x इक्वल टू -a। तो शीर्ष पर स्पर्श रेखा कौन सी हो गई? x इक्वल टू +-a। तो इसमें हो जाएगी y इक्वल टू +-b, संयुग्मी वाले में। 9, नियता का समीकरण। नियता का समीकरण, नियता कितनी लाइन होंगी इसके अंदर? 2 लाइन्स होंगी नियता। एक यहाँ मिलेगी नियता, ये होती है x इक्वल टू a/e लंबवत। एक इधर मिलेगी x इक्वल टू -a/e, यह भी लंबवत। तो नियता कितनी मिलेंगी? 2, x इक्वल टू +-a/e, इसमें y इक्वल टू +-b/e, संयुग्मी वाले में। फिर 10वां, नाभि लंब की लंबाई। नाभि लंब की लंबाई इसमें होती है 2b²/a, इसमें 2a²/b। जो नाभि लंब होता है वो जानते हैं आप कौन सा होता है? नाभि लंब जब हम बनाएंगे तो नाभि लंब इस प्रकार से बनेगा। क्या यह लाइन नाभि लंब कहलाएगी? यह कहलाएगी नाभि लंब। अब इसके शीर्ष लिखने होंगे तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए L डैश, इधर लिख लेते हैं N डैश। तो कुल लंबाई कितनी है? 2b²/a। तो अब क्या नाभि लंब के समीकरण लिख सकते हैं? नाभि लंब का समीकरण, नाभि से गुजरने वाली रेखा है, क्या होगी? x इक्वल टू +-ae और इसमें y इक्वल टू +-be। नाभि लंब के सिरे, उसमें होगा x निर्देशांक AE और इधर होगा +-, क्योंकि उधर +- आ जाएगा, इधर हो जाएगा 2b²/a, तो +-b²/a। इसमें आएगा +-a²/b, +-be। ये नाभि लंब के निर्देशांक मिल जाएंगे, नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक। चित्र में मैं लिख भी देता हूँ। देखो ये वाला कितना बनेगा? AE, b²/a। तो ये वाला कितना बनेगा? ये वाला AE, -b²/a। ये वाला कितना बनेगा? -AE, b²/a, -AE, -b²/a। ये 4 इसमें नाभि लंब के सिरे मिल गए। नाभि लंब की लंबाई मिल गई, समीकरण मिल गया, सिरों के निर्देशांक मिल गए। और क्या बनेगा अपने पास? प्राचलिक बिंदु, उसके अलावा नाभियों के मध्य की दूरी। अच्छा, उसको भी लिखें।
नाभियों के मध्य दूरी, दोनों नाभि के मध्य दूरी कितनी दिखाई दे रही है चित्र में देखिए, दोनों नाभि के मध्य दूरी 2AE दिख रहा है साफ साफ, तो इस वाले में कितना हो जाएगा 2BE, नाभियों के मध्य दूरी। और लिखते हैं आगे, ये सब याद करने पड़ेंगे बेटा, अगर ये सब याद होंगे ना तो सवाल करने में कोई समस्या नहीं आएगी, बिना फॉर्मूले के सवाल नहीं चल पाएगा, ये सारे आपको याद होने चाहिए अच्छे से। और चित्र में भी समझते चलना है कौन सी चीज़ किस स्थान पर आ रही है, ये भी हमें अच्छे से याद करना होगा कि कौन सी स्थिति में कौन सी चीज़ लिखी जा रही है। 14, जैसे नाभियों के मध्य दूरी है वैसे नियताओं के। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। मध्य दूरी है, नियताओं के मध्य दूरी, तो नियताओं के मध्य दूरी देखो कितनी मिल रही है, ये रही पहली नियता और ये रही दूसरी नियता, कितनी आ गई 2A/E, दोनों नियताओं के मध्य दूरी 2A/E, तो इधर कितनी हो जाएगी 2B/E। 15 नंबर, प्राचलिक बिंदु, प्राचलिक बिंदु क्या होता है इसके अंदर, A cos थीटा कॉमा B साइन थीटा, प्राचलिक बिंदु के निर्देशांक। जैसे हम मानक वाले में प्राचलिक बिंदु के निर्देशांक लिख रहे हैं वैसे ही संयुग्मी वाले में भी लिखेंगे, दोनों में प्राचलिक बिंदु में कोई भी चेंज नहीं आएगा, दोनों सेम ही होते हैं ना, दोनों को डिफरेंस थोड़ी आएगा। उस वाले में भी क्या लिखेंगे, A cos थीटा कॉमा B साइन थीटा। ये थीटा क्या है, थीटा को कहते हैं उत्केंद्रीय कोण। थीटा क्या कहलाता है, उत्केंद्रीय कोण। अगला, नियताओं के मध्य दूरी, नाभियों के मध्य दूरी लिखा हमने। किसी बिंदु दीर्घवृत्त पर स्थित, किसी बिंदु दीर्घवृत्त पर स्थित किसी बिंदु P x1 y1 की नाभीय दूरी, किसी बिंदु x1 y1 की नाभीय दूरी, कोई बिंदु P x1 y1 लिख लें और उसकी नाभि से दूरी, किसी भी एक नाभि से दूरी, तो जब दोनों नाभियों से अलग अलग दूरी तो दूरी आएगी a प्लस माइनस ई x1 और इसमें आएगा b प्लस माइनस ई y1, दोनों अलग अलग नाभियों से दूरी। नाभीय दूरियों का योग नाभीय दूरियों का योग a प्लस ई x1, दूसरी वाली a माइनस ई x1, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2a और इसमें कितना आएगा 2b। यही होता है वो ps प्लस ps डैश इक्वल टू 2a। जो अपनी दूसरी परिभाषा थी ना, दूसरी परिभाषा में हमने क्या लिखा था, pa प्लस pb इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वो कॉन्स्टेंट किसके बराबर हुआ 2a के बराबर। ps प्लस p डैश डैश इक्वल टू 2b, नाभीय दूरियों का योग। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सब। कितने हो गए 17, अभी 2-3 और लिखते हैं। नाभीय दूरियों का योग लिख लिया, एक में 2 है, दूसरे में 2b। a b व e में संबंध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, a b और e में संबंध।
इसमें होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ई की वैल्यू 1 से छोटी होती है, ध्यान रखना है। और इसमें होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। इसके बिना काम नहीं चलता, ये हर सवाल में काम आने वाला है। दीर्घवृत्त का समीकरण जबकि केंद्र h, k हो। केंद्र क्या हो? h, k। केंद्र अगर 0 0 था तो समीकरण लिख ही चुके हैं हम। अब h, k होगा तो x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। a का मान किससे बड़ा रहेगा? b से, मानक वाले में। इसमें आएगा x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें a का मान b से छोटा होगा संयुग्मी वाले में। तो ये कुछ पॉइंट्स जिनकी लोकेशन मैंने लिख के दी है, ठीक है। और ये कुछ फॉर्मूले जो हमें याद होने चाहिए। सभी चीज़ें अच्छे से याद होंगी तो सवाल करने में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कुल मिलाकर ये कितने फॉर्मूले हमने लिख लिए? 19 फॉर्मूले हमने लिख लिए हैं। दोनों नियताओं के मध्य दूरी, नाभियों के मध्य दूरी, किसी बिंदु की नाभीय दूरी, सब कुछ अच्छे से हमें आना चाहिए और सब कुछ चित्र में दिखना भी चाहिए। ये चित्र जो आप देख रहे हो, इस चित्र में आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसमें जो कुछ दूरियां हैं वो और मैं बनाता हूँ तो आपको और क्लियर होगा। चित्र दोबारा बनाते हैं। देखो हम कौन सा बिंदु कहाँ है वो मैंने आपको लोकेट करके दे दिया। अब एक बार फिर से हम चित्र बना रहे हैं। यहाँ पर नियता होती है, इस प्रकार से दीर्घवृत्त बनेगा एस एस डैश। तो दोनों नाभियों के मध्य की दूरी 2AE, दोनों नियताओं के मध्य की दूरी 2A अपॉन ई, ठीक है। यह दूरी, यह पॉइंट कितना था? AE, 0। यह कितना है? x इक्वल टू ए अपॉन ई। यह बिंदु यहाँ पर लिखा हमने a, 0। तो जब शीर्ष से केंद्र की यह दूरी ज्ञात कर रहे होंगे, जिससे नाभि की, तो यह दूरी होगी ए। यह दूरी लिखेंगे तो यह दूरी कितनी होगी? a। और यह दूरी लिखेंगे तो कितनी होगी? a अपॉन ई। केंद्र से नाभि ए दूरी पर, केंद्र से शीर्ष a दूरी पर, और केंद्र से नियता a अपॉन ई दूरी पर। इनका अंतर भी लिखें। यह दूरी कितनी होगी? a अपॉन ई माइनस ए। नाभि और नियता के मध्य दूरी कितनी होगी? a अपॉन ई माइनस ए ई। होगी कि नहीं होगी? के शीर्ष और नाभि के मध्य दूरी कितनी होगी? a माइनस ए ई। देखिए कुल कितनी दूरियां दिख रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 प्रकार की दूरियां हमें दिखनी चाहिए। दोनों नाभियों के मध्य दूरी, दोनों नियताओं के मध्य दूरी, केंद्र की नाभि से दूरी, केंद्र की शीर्ष से दूरी, केंद्र की नियता से दूरी, नाभि और शीर्ष के मध्य दूरी का अंतर, शीर्ष और नियता के मध्य दूरी का अंतर, और नाभि और नियता के मध्य दूरी का अंतर। ये सारे हमारे को क्लियर होने चाहिए। 8 प्रकार की दूरियां आपके चित्र में दिखनी चाहिए। अब कॉन्जुगेट वाला बनाते हैं। कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कुछ इस प्रकार से बनेगा कॉन्जुगेट वाला। ये y अक्ष, यहाँ नियता होगी y इक्वल टू बी अपॉन ई। तो एक नियता इधर होगी y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई। यहाँ पर केंद्र एस डैश, केंद्र 0 0, यह वाला b 0, b, b डैश 0, माइनस बी, ए 0, ए डैश माइनस ए, 0। ठीक है, सारे बिंदु हम लिखते जा रहे हैं। यह वाला कितना होता है? 0, बी ई, और ये वाला 0, माइनस बी ई। नाभिलंब इस प्रकार से 2 रेखाएं होंगी। शीर्ष पर स्पर्श रेखा y बराबर b,
y इक्वल टू माइनस बी, ये शीर्ष पर स्पर्शक है। नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक लिखते हैं। इसमें जो नाभि लंब की लंबाई थी वो थी 2a² अपॉन बी, तो ये कितना हो जाएगा a² अपॉन बी कॉमा बी ई, ये वाला a² अपॉन बी कॉमा माइनस बी ई, इधर ये वाला बिंदु -a² अपॉन बी कॉमा बी ई, और ये वाला -a² अपॉन बी कॉमा माइनस बी ई। 4 निर्देशांक भी हमने किसके लिख लिए, नाभि लंब के सिरे। नाभि लिख लिया, केंद्र लिख लिया, शीर्ष लिख लिया, केंद्र। अच्छा, दीर्घ अक्ष लघु अक्ष, इसमें दीर्घ अक्ष कौन सा बनेगा, ये वाला y अक्ष x बराबर 0। दीर्घ अक्ष की लंबाई इसमें कितनी होगी 2b, और लघु अक्ष की लंबाई कितनी होगी 2a। अच्छा, अब इसमें भी वो 8 दूरियां लिखें, विभिन्न प्रकार की 8 दूरियां, उन 8 दूरियों को भी हम लिखते हैं। देखिए वो 8 दूरियां बनाते हैं। सबसे पहले केंद्र से नाभि की दूरी वह कितनी होती है BE। फिर केंद्र से शीर्ष की दूरी B, केंद्र से नियता की दूरी B अपॉन E, 3 दूरियां तो यह मिलेंगी आपको, ठीक है। दोनों नाभियों के मध्य की दूरी, दोनों नाभियों के मध्य की दूरी कितनी होगी 2BE। दोनों नियताओं के मध्य की दूरी भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों नियताओं के मध्य दूरी यहां बना देते हैं हम, दोनों नियताओं के मध्य दूरी, दोनों नियताओं की मध्य दूरी कितनी होगी 2b अपॉन ई। तो कुल मिला के अभी तक अपन ने कितनी दूरियां लिख ली, 1 2 3 4 5। 3 दूरियां क्या होंगी, इनका अंतर है ना। केंद्र शीर्ष और नाभि के मध्य दूरी का अंतर b माइनस बी ई, क्योंकि जब कॉन्जुगेट बनता है तो a का मान b से छोटा हो जाता है, ये ध्यान है ना। और जब मानक वाला बनता है तो a का मान b से बड़ा हो जाता है, इसीलिए दूरियों में भी फर्क पड़ रहा है। देखिए इसमें आपने लिखा है a माइनस ए ई, उधर क्या हो गया b माइनस बी ई, आ रहा है चेंज, a की जगह कौन आ गया b। यह अंतर कितना होगा b अपॉन ई माइनस बी, और एक अंतर यहां पर लिखेंगे, नियता और नाभि के मध्य दूरी का अंतर, वो होगा b अपॉन ई माइनस बी ई। तो कुल मिला के जो दूरियां हुई वो कितनी हो गई 8। एक बार गिन ले, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 प्रकार की दूरियां अपने चित्र में क्लियर होनी चाहिए। उसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 प्रकार की दूरियां हमारे चित्र में बिल्कुल हमें क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से दीर्घवृत्त के अंदर हमें नजर आनी चाहिए। कौन सा बिंदु कहाँ है वो भी हमें क्लियर होना चाहिए, शीर्ष कौन सा है, नाभि लंब के सिरे कौन से हैं, नाभि लंब कौन सा है, नाभि किस जगह पर है, केंद्र जे किस जगह पर है, दीर्घ अक्ष कौन सा है, लघु अक्ष कौन सा है, इसमें दीर्घ अक्ष ये वाला बनेगा, लघु अक्ष ये वाला बनेगा। क्लियर, ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में फिट होने चाहिए, चित्र आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से फिट होना चाहिए, क्योंकि चित्र फिट होगा तो ही सवाल करने में आपको मजा आएगा। चित्र अगर क्लियरली दिमाग में नहीं होगा तो सवाल करते वक्त आप बना ही नहीं पाओगे कि कौन सा बिंदु कहाँ है, कैसे हम सवाल कैसे हल कर पाएंगे। क्लियर, तो आप इसको अच्छे से बनाइए, लिखिए इसको तसल्ली से। देखिए बेटा फॉर्मूले तो हो गए, अब बात करते हैं सवाल की, है ना। कुछ सवाल उदाहरण अपन करके देखते हैं। पहला सवाल देखिएगा, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसकी एक नाभि -1,1 है तथा एक नियता x - y + 3 = 0 रेखा है, जबकि उत्केंद्रता कितनी दी हुई है 1/2। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, परिभाषा के अकॉर्डिंग। अगर बिंदु P को मान लिया जाए h, K, तो इसकी नाभि से दूरी, स्थिर बिंदु से दूरी और स्थिर रेखा से दूरी, स्थिर रेखा कौन सी x - y + 3 = 0। तो यह जो अनुपात होता है यह E के बराबर होता है। तो ये PS/PM इस वाले सवाल में कितना होना चाहिए 1/2 होना चाहिए। अगर हम इस कंसेप्ट से चलेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। PS/PM कितना हो जाए 1/2 उत्केंद्रता के बराबर हो जाए। अब PS कितना होगा h+1 का होल स्क्वायर प्लस k - 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट = 1/2।
माइनस के प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है, ये आ गया। दोनों तरफ वर्ग करें, कितना मिलता है हमें, h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/8 h माइनस के प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 और 2 8 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 इंटू एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h प्लस के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2h माइनस 6k। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज़ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। प्लस 6h ये आ गया आपके पास समीकरण। हल करें। 8h स्क्वायर तो 7 एक्स स्क्वायर, h की जगह क्या रख देंगे अपन, x रख देंगे, तो ये बन गया 7x स्क्वायर, फिर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 2h के, इधर तो आ ही नहीं रहा ऐसा कुछ, तो प्लस 2xy, फिर x वाले पद को ले तो 6h है और यहाँ पर कितना है 2h, 16h माइनस, तो प्लस 10x, y वाले पद को ले तो y वाला आ रहा है माइनस 16, इधर आएगा तो प्लस, तो माइनस 10y, अचर पद इधर से आएगा 8 और 8 16, 16 माइनस 9 प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आपके पास समीकरण बन के आ जाता है। 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 10x माइनस 10y प्लस 7 इक्वल टू 0। उस दीर्घवृत्त का समीकरण मिल गया जिसकी एक नाभि -1, 1 है और एक नियता सरल रेखा x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 दी हुई है, जबकि उत्केंद्रता कितनी बताई गई है, 1/2। उत्केंद्रता का मान इसमें 1/2 दिया हुआ था। क्लियर। ये बिल्कुल बेसिक परिभाषा पर आधारित प्रश्न है, बिल्कुल डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, परिभाषा आधारित प्रश्न, डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 देखिएगा। दीर्घवृत्त दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 और हमें ज्ञात करना है कि इस दीर्घवृत्त के लिए नाभि के निर्देशांक क्या होंगे, नियता का समीकरण क्या होगा, शीर्ष क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी जो चीज़ें ज्ञात करनी हो वो सब इसमें पूछी जा रही। तो सबसे पहले तो ये चेक करना जरूरी है कि वो मानक वाला दीर्घवृत्त है या संयुग्मी वाला दीर्घवृत्त है। ठीक है, तो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3। तो ए का मान बी से बड़ा है, इसका मतलब ये कौन सा दीर्घवृत्त है, मानक वाला दीर्घवृत्त है। ठीक है, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। सेकंड चीज जो करनी चाहिए वो ई ज्ञात करना चाहिए इस वाले संबंध से। तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, और ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9 बटे 16। कैलकुलेशन सिंपल होगी, कोई कठिन सिंपल कैलकुलेशन नहीं होने वाली है। ई स्क्वायर इज इक्वल टू 7/16, ई की वैल्यू √7/4। अनुपात है, ई क्या है, एक अनुपात है, तो ये अनुपात हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। ई हमेशा किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, दीर्घवृत्त पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ए मिल गया, बी मिल गया, ई मिल गया। अब एक एक करके सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। जैसे सबसे पहले बात करें केंद्र की, केंद्र कितना है 0,0। दूसरी बात करें शीर्ष की, तो शीर्ष क्या होता है +-a,0। तो इसके शीर्ष क्या मिल गए +-4,0। फिर बात करें इसके नाभि की, तो नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं +-ae,0, +-ae,0। तो वो कितना आ रहा है
प्लस माइनस ए का मान 4, ई का मान √7, तो प्लस माइनस √7, 0। नियता होता है x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, x इक्वल टू प्लस माइनस ए का मान 4, √7/4, तो ये आ गया प्लस माइनस 16/√7। ये मिल गया आपको। नाभि लंब की लंबाई लिखनी हो, नाभि लंब की लंबाई क्या होती है 2b²/a, मानक वाला है ना, फॉर्मूला याद करेंगे तो सवाल बनेगा। 2b²/a, तो 2b कितना है 3, 3² a 4, कितना हो गया 9 दूनी 18, 18/4, 9/2, ये आ गया आपके पास आंसर, नाभि लंब की लंबाई। इस तरह से हर चीज़ को ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पहले हमें ये पहचानना आना चाहिए कि जो दीर्घवृत्त दिया है वो दीर्घवृत्त मानक वाला है या संयुग्मी वाला है। उसके बाद क्या ज्ञात करना चाहिए, ई उत्केंद्रता, क्योंकि ई की आवश्यकता होगी ही होगी। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, x²/16 + y²/25 = 1। हल करने के लिए सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, पिछले सवाल की तरह ही x² / 16 + y² / 25 = 1। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5। यहाँ से पता चला कि a b से छोटा है, तो ये कौन सा वाला दीर्घवृत्त बनेगा, संयुग्मी वाला दीर्घवृत्त बनेगा। बिल्कुल तसल्ली से चलना है, संयुग्मी वाला दीर्घवृत्त बनेगा। अब अगला काम क्या कर लेना चाहिए, हमें ई ज्ञात कर लेना चाहिए। तो ई के लिए क्या संबंध होगा, a² = b² × 1 - e², a² / b² = (1 - e²) और e² = 1 - a²/b²। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो e² = 1 - a², 16/25, तो e² = कितना आ गया 25, 9/25। e की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। क्या e 1 से छोटा आना चाहिए था, जी हाँ आना चाहिए, e का मान 1 से छोटा ही आना चाहिए, तो e की वैल्यू 3/5 मिल गई। चलिए ये काम भी पूरा हो गया, a मिल गया, b मिल गया, e मिल गया। अब एक एक करके चीज़ों को लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे केंद्र की, तो केंद्र तो दिख रहा है कितना है 0,0। फिर बात करेंगे शीर्ष की। अच्छा ये कौन सा वाला है, संयुग्मी वाला है, संयुग्मी बना है ना, ये संयुग्मी बना है, इसका ध्यान रखना ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। x अक्ष की जगह कौन आ गया, y अक्ष आ गया। तो शीर्ष क्या होगा इसके लिए 0, ±b। तो शीर्ष के निर्देशांक 0, ±b कितना है 5। नाभि के निर्देशांक लिखने हैं, तो इसके लिए नाभि के निर्देशांक होंगे 0, ±be। तो 0, ±be, b कितना है 5 और e कितना है 3/5, तो कितना आ गया 0, ±3। फिर 4 नंबर पे नियता लिख रहे हैं, तो नियता का समीकरण संयुग्मी वाले के लिए नियता का समीकरण वो होता है y = ±b/e। कितना हो जाएगा y = b का मान 5, 3/5, कितना हो गया ±25/3। बिल्कुल तसल्ली से लिखना है सब चीज़ को। फॉर्मूले का रिवीजन करना पड़ेगा, फॉर्मूले आपको रटने पड़ेंगे। उसका आसान तरीका क्या है, एक बार स्वयं से सारे फॉर्मूले लिख लीजिए, एक बार स्वयं से पूरा चित्र बना लीजिए, लोकेट कर लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। नाभि लंब की लंबाई, संयुग्मी वाले में नाभि लंब की लंबाई होती है 2a² b। तो 2a का मान कितना है 4 अपॉन b 5, कितना हो गया 32/5। और भी जो पूछा जाएगा वो ज्ञात किया जा सकता है इस तरीके से। तो ये तो हुआ मानक वाला और संयुग्मी वाला दीर्घवृत्त अगर दिया हो तो किस प्रकार से कंपेयर करके उसको हल करेंगे, ठीक है। आप लिख लीजिए इसको। देखिए अगला सवाल देखिए, अब स्टैंडर्ड या जो मानक वाला है या जो कॉन्जुगेट वाला है, जो संयुग्मी वाला है, वो डायरेक्टली नहीं दिया है, मतलब केंद्र 0, 0 नहीं दिया है, आपको एक द्विघात के रूप में दिया हुआ है। इसमें x² भी आएगा और y² भी आएगा। याद करो परवलय, पिछला चैप्टर परवलय में क्या हो रहा था कि या तो y² आता था या x² आता था, इसमें x² भी आएगा y² भी आएगा। तो
कैसे हल करेंगे? हमें एक्स और वाई दोनों में पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y² प्लस 16y प्लस 13 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 पूर्ण वर्ग बनाने की शर्त होती है ना, x के गुणांक का आधा का वर्ग जोड़ते हैं घटाते हैं। जो द्विघात वाला पद होता है उसका गुणांक 1 ही होना चाहिए। देखो 1 बना लिया, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 माइनस 4 प्लस 13 इक्वल टू 0। y के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ा घटाया तो कितना बना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस 16 प्लस 13 इक्वल टू 0। हल करें इसको और तो कितना हुआ ये, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, उधर लेके जाएं तो ये हुआ माइनस 17, तो 17 17 माइनस 13 4, ये आ गया 4। अब डिवाइड करते हैं तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बन के आया आपके पास समीकरण। लेकिन इसके तो फॉर्मूले लिखे ही नहीं हमने जो भी फॉर्मूले लिखे वो तो तब लिखे जब केंद्र 0 0 होता है। तो इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1, कैपिटल वाई की वैल्यू वाई प्लस 2, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1। ए जो है वो बी से बड़ा है, ए का मान किससे बड़ा है, बी से बड़ा है, तो कौन सा वाला बनेगा, मानक वाला बनेगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई। फिर अगले स्टेप में मैंने क्या बोला था, ए मिल जाए बी मिल जाए तो ई ज्ञात करो। तो ई का वैल्यू निकालते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब 1/4। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। ई की वैल्यू √3/2। क्या 1 से छोटी आई है? जी हाँ, इसका मतलब ये सही है क्योंकि ई का मान 1 से छोटा आना ही चाहिए। अब आगे और बात करें एक एक करके। सबसे पहले अगर हमें केंद्र ज्ञात करना हो तो जो भी फॉर्मूले आपने लिखे हैं वो इसके लिए लिखे हैं। जो भी आपने याद किया है वो सिर्फ इस वाले के लिए याद किया है। भाई जो भी फॉर्मूले आप याद करके बैठे हो वो इसके लिए याद करके बैठे हो। तो केंद्र क्या होता है, 0,0। केंद्र अगर 0,0 होता है इसका अलग x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 0। कौन सा x कौन सा y, कैपिटल X कैपिटल Y। कैपिटल X कैपिटल Y 0 0 होना चाहिए। अब कैपिटल X की वैल्यू है तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। कितना आ गया, -1 -2। ये क्या मिल गया आपको, केंद्र मिल गया। सेकंड शीर्ष प्लस माइनस a,0। ये होते हैं ना फॉर्मूले, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं और मानक वाला हमें मिल चुका है उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। तो x निर्देशांक प्लस माइनस a होना चाहिए, y निर्देशांक 0 होना चाहिए। कैपिटल X कैपिटल Y की बात करें ना तो कैपिटल X मतलब x प्लस 1, a कितना है 2, y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो प्लस माइनस 2, x प्लस 1 इक्वल टू 2, y की वैल्यू तो -2 आ गई उधर से, और x प्लस 1 इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -3। तो क्या मिला, 1, -2 और 1, -3। ये क्या मिले आपको, शीर्ष। ये शीर्ष के निर्देशांक आए। तसल्ली से करने वाला सवाल होगा, पहले पूर्ण वर्ग बनाओ, कंपेयर करो, पता करो, फिर फॉर्मूले लगाना शुरू करो। एक एक करके फॉर्मूले लगाते चले जाएंगे। और यहाँ लिखते हैं अपन, जैसे तीसरा हमें लिखना है
नाभि, तो नाभि क्या होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, तो x निर्देशांक प्लस माइनस ए ई के बराबर, y निर्देशांक 0। अब x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी 2 √3/2, तो x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस √3, तो x इक्वल टू √3 माइनस 1, x इक्वल टू माइनस √3 माइनस 1, y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -2। तो जो नाभि के निर्देशांक मिले वो क्या मिले √3 माइनस 1 कॉमा -2 एंड माइनस √3 माइनस 1 कॉमा -2, ये नाभि के निर्देशांक है। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही नियता मिलेगी। ये हमने क्या ज्ञात करा, पूरा समीकरण बनाया, ई ज्ञात करा, केंद्र निकाला, तो जो भी फॉर्मूले लगेंगे वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई वाले दीर्घवृत्त के लिए लगेंगे। उसमें चेक करके चलोगे कि वो मानक वाला है या संयुग्मी वाला है, उसके अकॉर्डिंग बात की जाएगी। जैसे नियता लिखनी है, हम नियता भी यहाँ पे लिख लेते हैं, इतना तो आप लिख ही चुके होंगे, ठीक है। अब हम नियता लिखने वाले हैं। चौथा नियता, तो नियता क्या होती है x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। अब x कौन सा, कैपिटल एक्स वाला, x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस ए का वैल्यू कितना है 2, ई का वैल्यू √3/2। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। क्या हो गया ये x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 4 अपॉन √3, x इक्वल टू प्लस माइनस 4 अपॉन √3 माइनस 1। कितनी रेखाएं मिलेंगी, दो रेखाएं मिलेंगी, दोनों रेखाएं क्या होंगी, नियताएं होंगी। बात समझ रहे हैं, प्लस माइनस 4 अपॉन √3 माइनस 1, दो रेखाएं मिलेंगी, दोनों की दोनों क्या होंगी, नियता होगी। इस प्रकार से नाभि के निर्देशांक, नियता के निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक, शीर्ष के निर्देशांक, जो भी हमें ज्ञात करने को कहा जाए हम वो ज्ञात करके बता सकते हैं। इस पे ध्यान देना है, बस यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, ये सही होना चाहिए, इस पे ध्यान देते हुए चलो। और फॉर्मूले इसके लिए लगेंगे, सारे फॉर्मूले इसके लिए कार्य कर रहे हैं, इसके लिए ही याद किए हुए हैं, ठीक है। लिख लीजिए आप इसको। बेटा अगला सवाल देखिएगा, सवाल दिया हुआ है उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसके अक्ष निर्देशीय अक्षों के समकक्ष है, मतलब जिसके अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समकक्ष है, और तथा जिसके शीर्ष प्लस माइनस 5,0 और नाभि प्लस माइनस 4,0 है। तो सबसे पहले चित्र बनाया जाए, कुछ ऐसा चित्र बनेगा। केंद्र 0 0 होगा क्योंकि जो इसके अक्ष हैं वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश जा रहे हैं, उसके समकक्ष दिए हुए। अच्छा, जो शीर्ष है उसमें y0 आ रहा है, नाभि में भी y0 आ रहा है, इसका मतलब एक्स अक्ष पर होंगे। तो शीर्ष यह बिंदु A कितना होगा 5,0, इधर वाला A डैश कितना होगा -5,0, एक नाभि S 4,0, एक नाभि S डैश -4,0। इतना सब कुछ सवाल में दिया गया है। अब हमें दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, तो सबसे पहले A ज्ञात करना पड़ेगा। क्या केंद्र से शीर्ष तक की दूरी a होती है और वो दूरी कितनी है 5, तो a का मान तो मिल भी गया, देखो a का मान आ गया 5। फिर केंद्र से नाभि की दूरी AE के बराबर होती है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है AE, तो यह AE कितना है 4, तो E की वैल्यू आ गई 4/5। लो भाई E भी मिल गया। अब क्या बचा, B ज्ञात करना, तो A B और E में संबंध याद होगा आपको, B² इक्वल टू A² इंटू 1 माइनस E²। कौन सा वाला बन रहा है ये, मानक वाला। तो यहां से आएगा B² का वैल्यू A², 5 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 16/25, तो B² की वैल्यू मिल रही है 9, 16, 25, 9। ये आ गया आंसर, A² मिल गया, B² मिल गया, आंसर आ गया x²/25 9 बराबर 1। जो दीर्घवृत्त हमें ज्ञात करना था वह दीर्घवृत्त प्राप्त हो गया, x²/25 प्लस y²/9 बराबर 1। ये आंसर अपने पास आ गया। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगले सवाल पे आइएगा। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र 2, -3 है
मतलब एच कॉमा के केंद्र दिया हुआ है, केंद्र 0 0 नहीं है। और एक नाभि 3 कॉमा -3 और एक शीर्ष 4 कॉमा -3। अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं तो ये जो y निर्देशांक है ना, y निर्देशांक, ये y निर्देशांक कांस्टेंट जा रहा है। y कांस्टेंट इसका जो रेखा जाएगी वो किसके समांतर जाएगी, x अक्ष के समांतर जाएगी। तो इसका दीर्घ अक्ष x अक्ष के समांतर बन रहा होगा। ये x अक्ष y अक्ष नहीं है, ये जो है दीर्घ अक्ष, क्योंकि दीर्घ अक्ष पर ही केंद्र नाभि शीर्ष होता है। तो इसका केंद्र कितना है, C 2 कॉमा -3, नाभि 3 कॉमा -3 और शीर्ष 4 कॉमा -3। सब में y कांस्टेंट था, इसलिए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बन गई है। चलिए भाई, अब इसके बाद क्या किया जाए, जो समीकरण हमें लिखना है उस समीकरण को हम ऐसा लिखेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें h और k तो अपने पास है, तो ये जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। h और k तो अपने पास है, केंद्र a और b ज्ञात करना है। अब केंद्र से जो नाभि की दूरी होती है वह AE और केंद्र से शीर्ष की दूरी होती है A। इतना हमारे पास अवेलेबल है। तो ये AE दूरी कितनी दिख रही है, AE मिल रहा है 1 और A की वैल्यू मिल रही है 2 से 4 तक 2, तो E की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। केंद्र से शीर्ष तक की दूरी A होती है, तो 2 -3 से 4 -3 तक की दूरी 2। AE यह दूरी होती है, ये दूरी कितनी है 1। A मिल गया, E मिल गया, मानक वाले के रूप में जा रहा है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 4 इंटू 1 माइनस 1/4 और बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1 माइनस 3/4 3। तो आंसर आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। जो दीर्घवृत्त हमें ज्ञात करना था वो मिल गया। केंद्र तो हमारे पास था ही सही, a और b हमें ज्ञात करना था, a और b हमने ज्ञात कर लिए हैं। a स्क्वायर की वैल्यू 4 मिल रही है, b स्क्वायर की वैल्यू 3 मिल रही है, दोनों मिल गए, ये आंसर आ गया। तो सारा खेल किसका है, चित्र बनाने का और दूरियों को सही लिखने का, कि केंद्र से शीर्ष की दूरी कितनी होती है और केंद्र से नाभि की दूरी कितनी होती है। ध्यान रखना है कि केंद्र से नाभि की दूरी AE होती है, केंद्र से शीर्ष की दूरी A होती है, केंद्र से नियता की दूरी निकालनी हो तो वह A/E होती है। ये स्टैंडर्ड जो 8 प्रकार की दूरियां मैंने चित्र में आपको दिखाई थी वो दिमाग में फिट होनी चाहिए, तो सवाल करने में आपको मजा आएगा। देखिए अगला सवाल देखिएगा, यदि दीर्घवृत्त में दोनों नाभियों को लघु अक्ष के एक सिरे से, लघु अक्ष का एक सिरा समझते हैं ना आप, या तो ऊपर वाला हो जाएगा 0, b या नीचे वाला हो जाएगा 0, -b। लघु अक्ष के एक सिरे से जोड़ने वाली रेखाएं परस्पर कैसी हो, लंबवत हो। तो चित्र बनाते हैं। जब भी दीर्घवृत्त के बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा तो कौन सा मानना है, मानक वाला हमें एज्यूम करके चलना है। इसमें एक नाभि S AE, 0, एक नाभि S डैश माइनस AE, 0। लघु अक्ष का यह सिरा 0, b, इसको जोड़ने वाली रेखाएं, ये रेखाएं परस्पर कैसी हैं, लंबवत। इनके बीच में एंगल कितना बना दिया अपन ने, 90 डिग्री। एक की प्रवणता हम M1 ले लेते हैं, एक की प्रवणता M2 ले लेते हैं। अगर ये परस्पर लंबवत हैं तो इनकी प्रवणताओं का गुणन कितना होगा, -1। चलिए उस पे अप्लाई करते हैं, M1 M2 इक्वल टू -1। तो B माइनस 0/0 माइनस AE, B माइनस 0/0 प्लस AE इक्वल टू -1। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो B स्क्वायर अपॉन माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर इक्वल टू -1 और B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर E स्क्वायर। B स्क्वायर वाला संबंध हम जानते हैं तो उसकी वैल्यू रखते हैं, वो वैल्यू होती है A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर, इधर A स्क्वायर E स्क्वायर, तो ये A स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस E स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर, 2E स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से E की वैल्यू मिली +-1/√2। इसमें से E नेगेटिव कभी नहीं होता है, तो आंसर होगा E इक्वल टू 1/√2। ये ध्यान रखिएगा, E क्या था, अनुपात था।
पी एस अपॉन पी एम, नाभि से दूरी और नियता से दूरी का अनुपात ई था, तो अनुपात कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए आंसर कितना आएगा प्लस का 1/√2, माइनस में कभी भी नहीं आएगा। ये आपको उत्केंद्रता प्राप्त हो गई। यदि नाभि के दोनों सिरों को, नाभि को लघु अक्ष के एक सिरे से जोड़ देते हैं तो दो रेखाएं मिलती हैं, दोनों यदि लंबवत हो जाएं तो उत्केंद्रता कितनी होनी चाहिए, 1/√2 होनी चाहिए। अगला सवाल देखिएगा, यदि दीर्घवृत्त में नाभिलंब की लंबाई दीर्घ अक्ष की लंबाई के आधे के बराबर हो। अब दीर्घ अक्ष की लंबाई याद होनी चाहिए और नाभिलंब की लंबाई आपको याद होनी चाहिए। तो नाभिलंब की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2b² और दीर्घ अक्ष की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2a। ये तो नाभिलंब की लंबाई लिख दी हमने, दीर्घ अक्ष की लंबाई लिख दी, उसके आधे के बराबर है। तो गिवन क्या है, अपन उस पर आते हैं। गिवन है नाभिलंब की लंबाई 2b²/a, दीर्घ अक्ष की लंबाई के आधे के बराबर। तो 2b²/a = a और 2b² = a² और b²/a² = 1/2। ये लीजिए b²/a² की वैल्यू आ गई। उत्केंद्रता ज्ञात करनी, तो संबंध क्या होता है अपने पास, b² = a² × 1 - e² और b²/a² = 1 - e² और e² = 1 - तो e² = 1 - 1/2, e² की वैल्यू 1/2, e की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1/√2। यही तो हमसे पूछा था कि यदि नाभिलंब की लंबाई दीर्घ अक्ष की लंबाई के आधे के बराबर हो तो उत्केंद्रता ज्ञात करो। तो नाभिलंब की लंबाई को दीर्घ अक्ष की लंबाई के आधे के बराबर करा, b²/a² का संबंध 1/2 ज्ञात करा, सॉल्व करते चले गए बेटा उसको अपन आराम से। e² आया 1/2, e होगा 1/√2, प्लस में e का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। फिर से बोल रहा हूं, e क्या है, एक अनुपात है और अनुपात कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अगला सवाल देखिए, फिर से बार बार वही सवाल, एक उत्केंद्रता ज्ञात करने का आ रहा है लेकिन पैटर्न बदल रहा है। यदि दीर्घवृत्त का एक नाभिलंब दूसरी नाभि पर समकोण बनाता है तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले चित्र बनाया जाए, देखो ये दीर्घवृत्त बन गया, इसका एक नाभिलंब यह होगा S, ये मान लीजिए L, L', तो यह बिंदु AE, 0, यह बिंदु AE, b²/a और यह बिंदु AE, L' है, माइनस b²/a। यह इधर दूसरी नाभि S' माइनस AE, 0। यहां पर यह नाभिलंब कैसा कोण बना रहा है, समकोण बना रहा है। तो यह एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यदि एक नाभिलंब दूसरे नाभि पर समकोण बनाता है तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात करनी। अब अगर यह समकोण बना रहा है तो हम प्रवणताओं में संबंध की बात कर सकते हैं। m1 m2 कितना होना चाहिए, -1। कंसेप्ट यहीं से शुरू होगा। कैलकुलेशन पे आते हैं, तो b² अपॉन a माइनस 0 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ae प्लस ae गुणन में इधर से माइनस b² अपॉन a माइनस 0 अपॉन ae प्लस ae इक्वल टू -1। इस कैलकुलेशन को पूरा करें तो ये आता है b⁴ अपॉन a² अपॉन 2ae 4a² e² इक्वल टू 1। इस कैलकुलेशन तक हम पहुंच गए, माइनस माइनस कट गया। इसको भी और हल करते हैं तो ये आता है b⁴ अपॉन a⁴ इक्वल टू 4e²। कैलकुलेशन को ध्यान से देखते चलिएगा, b⁴ अपॉन a⁴ इक्वल टू 4e²। इसका वर्गमूल ले तो ये मिलेगा b² अपॉन a² इक्वल टू 2e। ये b² अपॉन a² की वैल्यू आ गई। अच्छा, एक संबंध और होता है अपने पास, b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e²। ये भी है अपने पास, इन दोनों का यूज करें। b² अपॉन a² 2e के बराबर, b² अपॉन a² 1 माइनस e² के बराबर। तो यहाँ से मिलेगा 2e इक्वल टू 1 माइनस e² प्लस 2e माइनस 1 इक्वल टू 0। एक द्विघात समीकरण मिल रहा है e का, इससे e के दो मान आएंगे। तो दोनों उत्केंद्रता होंगी क्या, नहीं, एक वर्ग की एक ही उत्केंद्रता होती है। e इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac।
अपॉन 2a, तो e का मान मिल रहा है -2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 √8 अपॉन 2 इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2। e की वैल्यू 2 आ रही है, एक आ रही है -1 प्लस √2, एक आ रही है -1 माइनस √2। क्या e जो अनुपात है वह कभी नेगेटिव होगा? वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये तो आंसर ही नहीं होगा, सिर्फ ये आंसर होगा। कौन सा? √2 माइनस 1 आंसर आ गया, उत्केंद्रता मिल गई आपको √2 माइनस 1। कैलकुलेशन आराम से तसल्ली से करनी है, जो संबंध दिया है, जो शर्त दी है उसको लगाइए, कैलकुलेशन करिए, फॉर्मूला सही प्रयोग करिए, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए बेटा, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल क्या कह रहा है? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका केंद्र 0,3 है। तो केंद्र तो दिया हुआ है, जो दीर्घवृत्त की नाभि से गुजरता है। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र और नाभि तक की जो दूरी होगी, अगर वो हम ज्ञात कर लेंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएगी। ये S और ये S डैश, यहाँ से वृत्त गुजर रहा है और केंद्र कहाँ है उसका? 0,3, इसकी नाभि से गुजर रहा है। तो कुछ ऐसा मान लेते हैं, इसका केंद्र यहाँ है 0,3, यह इसका केंद्र है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या इसकी त्रिज्या बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। तो हमारा खेल किस पर निर्भर कर गया? दीर्घवृत्त की नाभि पर। तो अब दीर्घवृत्त पर आते हैं। दीर्घवृत्त क्या दिया है आपको? x²/16 प्लस y²/9 बराबर 1। a की वैल्यू 4, इससे क्या मिलेगा? e। b² = a² × 1 माइनस e²। e² = 1 माइनस b² अपॉन a²। तो कितना आ जाएगा? 9/16, 1 माइनस 9/16। तो e की वैल्यू मिल जाएगी आपको 7√7/4। ये e मिल गया आपको। नाभि, नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं? नाभि के निर्देशांक होते हैं s = प्लस AE, 0। तो s कितना आ गया? √7, ये s मिल गया। C से s तक की जो दूरी होगी, क्या वही त्रिज्या होगी? जी हाँ, बिल्कुल। केंद्र C, वृत्त का केंद्र से नाभि तक की जो दूरी होगी वही त्रिज्या होगी। तो केंद्र कितना है? 0,3 माइनस √7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। तो r² कितना आ गया? 7 + 9। r की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 4। त्रिज्या मिल गई 4। यही इसने पूछा था। मतलब सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन से अपन फॉर्मूले याद कर रहे हैं, कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या मिलेगी यदि केंद्र से नाभि तक की दूरी ज्ञात कर ली। मतलब हमने सिर्फ नाभि ज्ञात करने पर कैलकुलेशन करी है। तो नाभि के निर्देशांक कितने आए? √7,0। दूसरी नाभि कौन सी होगी? -√7,0। यहाँ लिख सकते हो। एंड -AE, 0, ये भी ले सकते हो आप, -√7,0। कोई सा भी एक ले ले। तो C से S तक या C से S डैश तक, किसी एक नाभि तक की जो दूरी लेंगे वही त्रिज्या के बराबर हो। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799, अर्थात 1800 21 21 799। थैंक यू।